नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश का सेमीफाइनल यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है और फेज 5, 6, 7 आप कह सकते हैं स्लॉग ओवर्स बचे हैं और 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च यानी 10-12 दिनों में जनता इस सेमीफाइनल का हिसाब किताब करने जा रही है। लेकिन कुछ भी कहिए, जो शुरू के दौर थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यानी जाटलैंड, फिर रोहिलखंड का एरिया, मुस्लिम बेल्ट, फिर यादव बेल्ट थर्ड फेज में, फिर अवध, आप कह सकते हैं कि जो पहले 3 फेज का जो चुनाव था वो मोदी और शाह के लिए अच्छी खबर नहीं था। बीजेपी ने अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे परफॉर्मेंस दी और वहीं से संघ से लेकर आरएसएस से लेकर नरेंद्र मोदी तक और योगी से लेकर अमित शाह तक एक घबराहट, एक खलबली भाजपा के खेमे में रही। अब जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेरी कुछ पत्रकारों से बात हुई, बीजेपी के कुछ इनसाइडर से बात हुई, जो टारगेट चौथे फेज पर अमित शाह ने रखा था इस सेमीफाइनल में बरकरार रहने के लिए, इस सेमीफाइनल को फाइट करने के लिए, वो जो टारगेट था वो 40 प्लस था। 59 में से 40 प्लस सीट्स, यानी आप कह सकते हैं कि लखनऊ से लेकर पीलीभीत के बीच अमित शाह टारगेट कर रहे थे 40 से ज़्यादा सीटें, सो दैट वो जो अंतिम ओवर हैं उसमें उस रन रेट को बरकरार रख सके, वो 200 का वो आंकड़ा पार कर सके जहां वो दोबारा शपथ ले सकते हो। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर नियति को मंजूर नहीं है, समय अगर आपके साथ नहीं चल रहा, तो अक्सर टारगेट हाथ से निकल जाते हैं। और शाह के साथ ये टारगेट ऐसा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष, उनकी बॉडी लैंग्वेज, या उनकी गुफ्तगू जो उनके कुछ उत्तर प्रदेश के बड़े भाजपा नेताओं के साथ हुई, उसका जो लब्बो-लुआब वो यही है कि बीजेपी अब तक एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। अब दोस्तों, देश के जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, अंग्रेजी के हों या हिंदी के, देश के जो बड़े अखबार हैं, आप कह सकते हैं जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, जो विज्ञापन मीडिया है, अगर इनकी राय शुमारी, इनके ओपिनियंस हम अलग रखते हैं और जो ज़मीन पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो ज़िला संवाददाता हैं, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो चुनाव विश्लेषक हैं, जो तटस्थ हैं, उनसे अगर हम बात करें, उनकी अगर हम इनपुट लें, तो एक चीज़ छन कर सामने आती है कि अब तक के जितने राउंड हुए हैं 1, 2, 3, 4, उसमें अखिलेश और उनकी टीम, जिसमें जयंत चौधरी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, कृष्णा पटेल हैं और बाकी उनके संगी साथी हैं, एक टीम की तरह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। एक ऐसा प्रदर्शन जिसकी उम्मीद 6 महीने पहले किसी को नहीं थी। और वाकई कमाल का जो आप कह सकते हैं पहला फेज जाटलैंड में, उसके बाद मुस्लिम बेल्ट, उसके बाद यादव बेल्ट, आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आने वाले हैं। और इसीलिए शायद अमित शाह घबराए हुए हैं। योगी के चेहरे पर आप देख सकते हैं उन चिंता की लकीरों को पढ़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये जो 5वां, 6ठा, 7वां राउंड है, यहाँ पर बनारस है, गोरखपुर है, मोदी जी का गढ़ है, और गोरखपुर में योगी जी का गढ़ है, और इलाहाबाद है, प्रयागराज, संगम तीरे, ये जो त्रिकोण है, इसमें अगर अखिलेश थोड़ा सा शिथिल हुए, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, तो याद रखिएगा ये स्लॉग ओवर्स हैं। 172 सीटें हैं और इस पर अखिलेश को फोकस रखना होगा, वरना ये सेमीफाइनल उनके हाथ से भी निकल सकता है। लेकिन जो मेरी अखिलेश के जो करीबी लोग हैं, उनसे जो बातचीत हो रही थी, अखिलेश इस वक्त 2 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती है,
अखिलेश को दो चीजें दिख रही हैं, और ये दो पॉइंटर्स हैं, ओबीसी फैक्टर, और दूसरा ठाकुर योगी आदित्यनाथ से नाराज पूर्वांचल के जिद्दी, मैं कहूंगा जिद्दी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो सच में झुकता नहीं है जाट की तरह। दोस्तों, अगर इतिहास देखें तो गलतियां बादशाह जलालुद्दीन अकबर ही नहीं करता, गलतियां बादशाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी करता है, और गलती बादशाह कर गया। पिछले मॉनसून सत्र में, जी हां 2021 में, आज से 7-8 महीने पहले बादशाह ने एक ऐसी लूज बॉल फेंकी कि अखिलेश ने उस पर छक्का ही चढ़ दिया, और ये लूज बॉल थी ओबीसी की जातिगत जनगणना। उन्होंने, मोदी के टीम ने, मोदी सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, सदन में कहा कि यह सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करेगी, यानी रिजर्वेशन को लेकर, आधी से ज्यादा आबादी के भविष्य को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट सरकार ने दिया कि जिस वोट के सहारे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया था मोदी ने, वही वोट बैंक उनके हाथ से निकल गया, और उसी संसद में अखिलेश यादव ने पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरा मौका मुट्ठी में बंद कर लिया। और ये सरकार न भूले, आपको पिछड़ों ने ही मौका दिया यहां बैठने का। जिस दिन पिछड़े हट जाएंगे और दलित हट जाएंगे, आपका पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हो। अब अखिलेश कह रहे हैं कि जिन पिछड़ों ने मोदी जी आपको सत्ता में बैठाया, आपको बहुमत में सरकार दी, वही पिछड़े अगर आपसे चले गए तो आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। हो सकता है मोदी या शाह या योगी अखिलेश की ये बात, ये मैसेज उस वक्त डिकोड नहीं कर पाए हों, लेकिन आज 7 महीने बाद मोदी जी जो घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, उम्मीदवारों से मिल रहे हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि ओबीसी हाथ से निकल रहा है, यानी चाबी जो है उत्तर प्रदेश के सेमीफाइनल के ताले की मोदी के हाथ से फिसल रही है। और यही वजह है कि आज जो घबराहट है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे वो अरुण कुमार हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, ये घबराहट इसीलिए है कि जिस ओबीसी की बदौलत 2014 से 2019 तक बीजेपी ने एक हैट्रिक बनाई थी, वही ओबीसी जातिगत जनगणना ना कराने पर इतना नाराज है, इतना बेहाल है कि एक बहुत बड़ी संख्या कमंडल से कूदकर साइकिल पर बैठ रही है। जी हां, वही कमंडल जिसकी राजनीति भाजपा ने करी, और जिस कमंडल में मोदी और शाह ने मंडल को कैद कर लिया था कुछ सालों के लिए, वो मंडल वहां से निकल गया है। यह अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। चंद मिनट लगेंगे, अगर यह समझ गए आप तो नॉर्थ इंडिया की ये हिंदी पट्टी की सियासत समझ गए, उत्तर प्रदेश का नतीजा समझ गए वक्त से पहले। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अखिलेश के सीक्रेट फॉर्मूले पर आऊं, जीत के फॉर्मूले पर आऊं, ये जो लहर चल रही है उसके फॉर्मूले पर आऊं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस ग्राफिक्स पर गौर करें। ये जो आंकड़े हैं इसको समझने की कोशिश करें, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। और ये आंकड़े मैंने गोदी मीडिया से ही लिए कि विवाद ना हो कोई। 2017 में आप देखें कि बीजेपी ने तकरीबन 47% ओबीसी को अपने पाले में खींच लिया था, यानी 47% ओबीसी जो थाती थे, जो वोट बैंक था समाजवादियों का, वो छीन लिया। और 2019 में
लोकसभा में तो ये 50% से भी ऊपर चला गया। अखिलेश का टारगेट यही 47% था, जो बीजेपी ने, जो शाह ने और मोदी ने उनसे छीना। और इसी को वापस लाने के लिए अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अब दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं या ब्रेक करने जा रहा हूं, ये वो कहानी है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। और अखिलेश के एक बेहद करीबी साथी ने मुझे बताया कि जब मोदी जी ने इतनी लूज बॉल फेंकी, वो गलती कर बैठे, उन्होंने ओबीसी के सेंटिमेंट्स को छेड़ दिया। शाह ने, योगी ने, इनको समझ में आ गया गलती हो चुकी है कि अब हम कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराएंगे, रिजर्वेशन में हम बैकफुट पर हैं। और ये जो जातियां हैं ओबीसी की, जो हमेशा से आरएसएस को, बीजेपी को संदेह के घेरे से देखती हैं रिजर्वेशन को लेकर, ये वाकई नाराज हैं, ये वाकई उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। तब अखिलेश ने अपने घर में लखनऊ में बैठे बैठे नब्ज पकड़नी शुरू करी। उत्तर प्रदेश के उन सभी बड़े ओबीसी के नेताओं से, उन सभी पिछड़े नेताओं से, पिछड़े वर्ग के नेताओं से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उस वक्त बीजेपी के ताकतवर मंत्री थे, उनसे बात करी। दारा सिंह चौहान से चुपचाप मीटिंग करी, सीक्रेट मीटिंग करी। उन्होंने धर्म सिंह सैनी से बात करी। अब इन सबको अखिलेश यादव कई सालों से जानते थे और कुछ इसमें से ऐसे थे जिनका घर आना जाना था मुलायम सिंह यादव के पास। और जिस किसी का भी अखिलेश ने मन टटोला, अखिलेश भांप गए कि ये सारे नेता बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी का जो रिजर्वेशन पे स्टैंड है उससे नाराज हैं। और ये नेता ही नाराज नहीं है, नेता के पीछे जो उनके वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, सब नाराज हैं। और एक गुस्सा वो धीरे धीरे, जो दिख नहीं रहा था लेकिन जमीन पर था, अखिलेश ने उसको भांप लिया। और तब ओम प्रकाश राजभर, एक बड़े नेता राजभरों के, कैबिनेट मिनिस्टर रहे भाजपा की सरकार में, उनके साथ मीटिंग हुई और राजभर उनके साथ आ गए। अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं, मोदी की बड़ी खास हैं और कुर्मियों की बड़ी नेता हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बनारस साइड में, उनकी मदर कृष्णा पटेल, उनकी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल, अखिलेश से वो भी मिली। और तब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा, बाकी नेताओं से कहा कि आप अभी रुक जाइए। शायद वो जानते थे कि ये जो सरकार बड़ी विंडिक्टिव है, ये बदले की भावना से काम करती है और मोदी जी या शाह साहब अगर किसी से नाराज हो जाएं या आंखें उन तरेर लें तो वो वही हाल करते हैं जो उन्होंने हाल चिदम्बरम का किया। केस हो ना हो जेल भिजवा दिया, जो आज नवाब मलिक का हाल है मुंबई में। और इसलिए अखिलेश ने कहा कि नहीं, अभी आप जल्दबाजी मत करिए, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी आप तब आइएगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये दरवाजे समाजवादी पार्टी के लिए, आप जैसे समाज के लिए खुले हैं। और दोस्तों, जिस दिन आचार संहिता लगी और स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, तीन बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, ओबीसी फेस, और उनके पीछे ओबीसी की बारात विधायकों की, ये बारात जब निकली बीजेपी के खेमे से, तो शाह जैसे उनके पैरों से धरती निकल गई। दोस्तों, सच तो यह है कि अखिलेश ने चुनाव ऐलान होने से पहले आधा चुनाव जीत लिया था। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और उसके बाद बसपा से रामअचल, राजभर, लालजी वर्मा, बड़े बड़े नेता, ओबीसी के फेसेस, इस साइकिल पर जब बैठने लगे तो भाजपा के चाणक्य एक चीज समझ गए थे कि आधी बारात उनके घर से निकल चुकी है। अब ये जो ओबीसी हैं, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं, इनकी अहमियत क्यों है, इसके लिए आप ये ग्राफिक्स देखिए। लेकिन ग्राफिक्स के साथ साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन कितने परसेंट है, इसलिए कुछ परसेंटेज आगे पीछे हो सकते हैं,
उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सी जाति कितनी % है। तो इसलिए जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, इसमें अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको जो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे जो फिगर है वो मैं आपको दिखाऊँ। सवर्ण उत्तर प्रदेश में 19% हैं, ओबीसी 41% हैं, मुस्लिम 20% हैं और दलित 20% हैं। और इसमें जो यादव हैं वो तकरीबन आप मान सकते हैं 8-9% हैं, और गैर यादव जो हैं वो 31-32% हैं। और यही जो गैर यादव है, इन्हीं की बारात अमित शाह के घर से अखिलेश लाकर अपने उन्हें साइकिल पर बैठा दिया। और यही इस पूरे सेमीफाइनल का जो रुख है बदल गया। आप यूं कह सकते हैं कि बाजी जो पलटी वो इसी गैर यादव ओबीसी ने पलट दी है। अब अगर हम ओबीसी चेहरों में एक बार शाह की फौज देखें और इधर अखिलेश यादव की फौज देखें, क्योंकि मुकाबला तो मैंने पहले भी कहा कि शाह और अखिलेश में ही है, तो अगर अखिलेश की फौज देखें तो एक से एक बड़े चेहरे आपको दिखेंगे। इसमें मौर्य भी हैं, कृष्णा पटेल भी हैं, रामाचल राजभर भी हैं। और अगर शाह साहब की आप फौज देखेंगे तो इसमें भी कुछ चेहरे हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, इसमें संजय निषाद एक बड़े ओबीसी फेस हैं जिनको काफ़ी सीटें दी हैं अमित शाह ने। और भी कई चेहरे आप देख रहे हैं, अनिल राजभर हैं इसमें, और ऑफ कोर्स उसमें स्वतंत्र देव सिंह और स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं वो तो ऑलरेडी हैं उनके, आप कह सकते हैं बुके के अंदर अमित शाह के। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ भी खेल कर दिया और अखिलेश ने उस खेल का पूरा फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर संजय निषाद जो ओबीसी फेस हैं पूर्वांचल में, खासकर गोरखपुर रीजन में, संजय निषाद और योगी में 36 का आंकड़ा है। एक तरफ संजय निषाद ऑक्सीजन बनकर आए हैं बीजेपी के लिए, और दूसरी तरफ इस ऑक्सीजन का कनेक्शन काट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब ये जो चौरी चौरा विधानसभा सीट है, वहां पर संजय निषाद जो बीजेपी के ओबीसी फेस हैं, गोरखपुर में सबसे बड़े फेस, वो अपने बेटे सरवन निषाद को भाजपा से चुनाव लड़वा रहे हैं। अब क्योंकि संजय निषाद के योगी जी से 36 का आंकड़ा है, बातचीत बंद है एक तरह से, तो इस सीट में कांटे बोने के लिए, बैरियर खड़ा करने के लिए, रोड़ा अटकाने के लिए चुपचाप योगी आदित्यनाथ के सबसे खास आदमी अजय कुमार सिंह, जी हाँ, अजय कुमार सिंह, सिंह इज किंग मैंने कहा था पहले भी आपसे, अजय कुमार सिंह को निर्दल खड़ा करा दिया गया। और अजय कुमार सिंह एक पैसे वाले ठेकेदार हैं। सरकार के ज़्यादातर ठेके, योगी सरकार के बहुत से ठेके सब उन्हीं को दिए गए। और वो ठेकेदार साहब भक्त बनकर योगी जी के, संजय निषाद के बेटे को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। इसका असर यह है कि तमाम ऐसे ओबीसी और भी कई जातियां, वो योगी जी के व्यवहार, उनके आचरण और ठाकुरों के प्रति जो उनका मोह है, जिसकी वजह से पंडित नाराज थे, आज निषाद भी नाराज हैं, आज पासी भी नाराज हैं। ये स्थिति है गोरखपुर मंडल की। अब दोस्तों 3 फेज बचे हैं, 172 सीटें हैं। आप यूं कह सकते हैं कि 2020 फॉर्मेट में स्लॉग ओवर्स हैं और अखिलेश विकेट पर कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से जाट लैंड में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, या रोहेलखंड में सेकेंड फेज में मुस्लिम बेल्ट में ज़बरदस्त सीटें हासिल करी, और यादव लैंड जो है उनका टफ रहा थर्ड फेज में, वहाँ तो उन्हें बैटिंग अच्छी करनी ही थी क्योंकि सारा परिवार एक हो गया था, चाहे वो राम गोपाल हों, चाहे शिवपाल हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, और भी जो भी उनके ग्राम प्रधान और बिरादरी के लोग थे, वो सब एक हो गए थे। अवध में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन ये जो 5वां, 6वां और 7वां फेज है, यहाँ ऐसी उम्मीद है कि ब्राह्मण जो ठाकुर योगी आदित्यनाथ से नाराज़ है, ओबीसी जिसकी कहानी आपने पूरी सुन ली है, सारी बारात ओबीसी की उन्हीं की साइकिल पर है,
और ओबीसी यहाँ डिसाइसिव हैं, यहाँ निर्णायक हैं और हमेशा समाजवादियों का उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन एक चीज़ फिर भी मैं कहना चाहूँगा, जो भाजपा के खेमे से जो खबरें आ रही हैं कि अगर अखिलेश यादव अपने दम पर, मैं अलाइंस की, गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साथियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर सपा अपने दम पर, उसका जो अपना स्कोर है, अगर वो 200 के आसपास नहीं है या यूं कहें 190 के नीचे है, तो अगर 10-12 सीटों की दरकार है, तो इसी मौके का, या यूं कहें कि चाणक्य का जो प्लान बी है वो यही है कि अगर ये 190 के आसपास है और ऐसे कुछ सीटें चाहिए समाजवादी पार्टी को, ऐसे में चाणक्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने खेल खेला है, अलाइंस को तोड़ने का, बाकी गठबंधन को ब्लैकमेल करने का, किसी भी सूरत से डरा के, धमका के, प्रलोभन दे के वो ये गेम खेल सकते हैं। ऐसी सुबुगाहट है, ये प्लान भी है। और इसलिए हालांकि किसी पर संदेह करना उचित नहीं है कि हम किसी भी उनके गठबंधन के साथी पर संदेह करें, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश अच्छी पारी खेल रहे हैं और सपा अपने दम पर 190 पे जा रही है, तो हो सकता है कि उनके साथियों को भी चाणक्य छेड़ने की हिम्मत ना कर पाए। तो अभी तक सिर्फ एक ही रोड़ा है और वो ये कि हर सूरत में अखिलेश को 200, 195 इसके इर्द गिर्द या इससे ज़्यादा उनको जाना ही होगा, क्योंकि सामने चाणक्य है और ये चाणक्य कलयुग का है। तो दोस्तों, चलते चलते अब अखिलेश कप्तान की भी बात कर लें। कप्तान कह रहा है कि भाई मैं बल्लेबाजी नहीं कर रहा हूँ, बल्लेबाजी तो इस बार जनता कर रही है, जनता साथ खड़ी है। ये पहला चुनाव देखने का मौका मिलना है जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है कि आगने वाले चरण में कितने और वोटों से जिताया जाए। लगातार हर चरण में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों को समर्थन मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन तथ्यों को मैं आपके सामने फैक्ट, फिगर, डेटा के साथ रखना चाहता था, मैं सही तरह पे रख सका और कहानी को आसानी से आपके सामने पेश कर सका। बहरहाल चंद दिन बाकी हैं देश के सेमीफाइनल का फाइनल रिजल्ट आने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका यूं ही समर्थन मिलता रहा तो कुछ और बेहतर वीडियो, इनसाइट नॉलेज के साथ, अंदर की खबर के साथ, जो गोदी मीडिया, चैनल, अखबार में पढ़ने को, देखने को नहीं मिलती, मैं उसकी कोशिश करूंगा। बस एक इल्तिज़ा आपके साथ हमेशा रहती है कि ऐसी आवाज़ें अक्सर इस तरह की सरकारें रोकती हैं। इसलिए आप कम से कम मेरी इस आवाज़ को, इस वीडियो को अपनी आवाज़ समझें, अपना वीडियो समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें कि जो सच्चाई है लोगों तक पहुंच सके। बस इतना ही मैं कहूँगा। नमस्कार।